नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और इस वक्त की सारी बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। और महत्वपूर्ण खबर ये कि कतर के अमीर जो भारत के दौरे पर हैं, कुछ ही देर में द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, एमओयूज होंगे, जिनके बारे में सारी जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और दिल्ली में भी कैसे सरकार का शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बहुत सी और खबरें भी हैं साथ में, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक, कई समझौते होने की संभावना। कतर के अमीर का राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। भारत कतर व्यापार मंच पर दोनों देशों के बीच 2 वाणिज्यिक समझौते। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विकसित भारत और कतर नेशनल विजन के संकल्प को पूरा करने में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार के भव्य शपथ समारोह की तैयारियां तेज। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रमुख हस्तियां भी होंगी शामिल। सीएम के नाम से कल हटेगा पर्दा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ शुरू। आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां बताई। विपक्षी सदस्यों का सदन में हंगामा। और सऊदी अरब में तय होगा यूक्रेन का भविष्य। अमेरिका और रूस के बीच आज होने वाली बैठक में संघर्ष खत्म करने पर होगी बातचीत। बैठक से यूक्रेन को रखा गया दूर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 2 दिवसीय भारत के दौरे के अंतिम दिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल रहा। भारत और कतर के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी है, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ रहा है। कतर की कंपनियों ने देश की प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण उद्योगों में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जबकि भारतीय कंपनियों ने भी कतर में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच मुलाकात हुई है और हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत हुई है, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के कई गणमान्य अतिथिगण और वरिष्ठ मंत्रीगण भी शामिल हुए हैं। तो ये दोनों देशों के बीच रिश्तों में नए आयाम जोड़ेगी, क्योंकि 2015 में पिछली बार अमीर भारत के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा 2016 में हुआ था कतर में, जिसके बाद 2024 में दूसरा दौरा, और अब कतर के अमीर भी दूसरी बार भारत के दौरे पर आए हैं। और भारत दौरे पर आए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का आज राष्ट्रपति भवन में भी औपचारिक स्वागत किया गया और इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अल सानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। पीएम मोदी ने खुद कल शाम हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। कतर के अमीर की ये दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वे मार्च 2015 में भारत आए थे। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर का औपचारिक स्वागत, उन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। और नई दिल्ली में आयोजित भारत कतर जॉइंट बिजनेस फोरम में कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। दोनों नेताओं की उपस्थिति में भारत और कतर के बीच 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक समझौता CII और कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन के बीच हुआ और दूसरा समझौता इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच हुआ। इस दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गुणवत्ता पर जोर और फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म्स पर बात की। वहीं कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत को 2024 में कतर का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया।
Prime Minister Narendra Modi receiving his brother, the Amir of Qatar, at the airport. And I have not seen that happen too many times. And truly, that said it all. That reflected the growing trust and brotherhood between the two countries. We are now looking at a new future where we will transition from energy being the bulwark of our trade to new age technologies, whether it's artificial intelligence, whether it's the Internet of Things, quantum computing, semiconductors. The whole world is going through a major shift. Cybersecurity is becoming a threat which all of us will have to address in the days to come. Our trade partnership has flourished. India became Qatar's third largest trading partner in 2024, and our trade volume surged by 51% in just 4 years, reaching $13.1 billion. These are not just numbers, they are evidence of trust. They are the foundation for something even greater. We invite India's investors and entrepreneurs to explore the full potential of Qatar's economy in infrastructure, technology, and beyond. तो भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंध रहे हैं, जिनको जाहिर है कि नए आयाम इसके साथ जुड़ेंगे। कतर के अमीर के इस दौरे के साथ इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं और एक हमारे संवाददाता है अखिलेश सुमन और साथ ही प्रभु दयाल जी भी जुड़ गए हैं, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक भी हैं। आप दुबई में कौंसल जनरल भी रह चुके हैं, आप कुवैत में भी एम्बेसडर रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रभु दयाल जी। और सबसे पहले अखिलेश, आपके पास आना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि इंतज़ार खत्म होगा जल्द ही जब एमओयूज़ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और दोनों राजनेताओं के बारे में हमको सुनने को मिलेगा कि किस तरीके से दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ममता, जो 12 बजे दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता शुरू हो चुकी है और वार्ता चल रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार जो समय दिया जाता है, 1 बजे का समय दिया गया है जब दोनों नेता प्रेस को संबोधित करेंगे, लेकिन यह समय थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि यह निर्भर करता है कि किन किन बातों पे और ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत होगी। तो निश्चित तौर पे जो चर्चा के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक खास बात कही, वह यह कहा कि भारत और कतर के संबंधों को रणनीतिक आयाम दिया जाएगा, स्ट्रेटजी के उसका डायमेंशन दिया जाएगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि भारत के संबंध जो है यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ काफ़ी कह सकते हैं घनिष्ठ हुए पिछले दिनों, उसी तरह से कतर के साथ भी संबंध काफ़ी घनिष्ठ होंगे, रणनीतिक और राजनीतिक रूप से भी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया। और जहाँ तक अन्य संबंधों की बात है, व्यापारिक संबंधों की बात है, तो जैसा कि आपने खुद भी बताया कि दोनों देशों के संबंध जो है पिछले 4 साल में ही इतने ज़्यादा बढ़े हैं, जिसको कि कतर के वाणिज्य मंत्री ने भी रिकॉग्नाइज किया। तो यह जो आज की परिस्थिति में यह जो बैठक हो रही है, निश्चित तौर पे उससे मध्य पूर्व की स्थिति, खास तौर पे इजराइल और हमास के बीच की स्थिति, जो उसके बीच का जो डेवलपमेंट है, जो सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है, उस एग्रीमेंट को लागू करने की बात, उसको पूरी तरह से इस तरह से लागू किया जाए कि दोनों पार्टियों को बैक न किया हो और बैक न हो के वो स्थिति न बहाल हो जहाँ की वहाँ के ऐसे तत्व उस पूरे मध्य पूर्व के क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए थे, जिनमें कि आतंकवाद भी शामिल था। और एक बात की चर्चा और भी है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पूरे क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके अलावा वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है अखिलेश, और उसके चलते ये दौरा और महत्वपूर्ण हो गया है। प्रभु दयाल जी, इसी से बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा है कि कतर किस तरीके से मध्य पूर्व में भी मध्यस्थ के तौर पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी उपस्थिति, अपनी भूमिका को महत्व देता रहा है, चाहे हम वो तालिबान की बात करें या फिर अब हम इजराइल और हमास के संघर्ष की बात करें। और ऊर्जा आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, खासतौर पर भारत के लिए भी। इन सब बिंदुओं के मद्देनजर किन मायनों में आपको लगता है कि बहुत महत्व रखता है अमीर का ये दौरा? बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। ममता जी, मेरे विचार में कतर एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसके कई वजह हैं। देखिए, एक तो वो एनर्जी रिसोर्सेज में बहुत रिच है और भारत के साथ जो उसके संबंध हैं इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि जैसा आपने जिक्र किया, अंतरराष्ट्रीय मामलों में कतर एक बहुत एक्टिव कंट्री है, चाहे वो
तालिबान यूएस के टॉक्स कराने की बात थी तब, या जैसे अब इजराइल हमास की बातचीत में कतर एक बहुत अहम भूमिका अदा कर रहा है मिडिल ईस्ट में पीस लाने के लिए। ये सब जाहिर करते हैं इस बात को कि कतर एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है ग्लोबली। अब जहां तक हमारे संबंधों की बात है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 लाख से अधिक भारतीय नागरिक कतर में रहते हैं और काम करते हैं। देखिए, ये सिर्फ मजदूर नहीं है, बट वहाँ की जो पूरी इकोनॉमी है, वहाँ का जो टेक सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशनल सेक्टर है, इन सब में जो भारतीय लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। जी। तो कतर और भारत की जो नजदीकी बनती है वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे जो नागरिक वहां पर किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं और भारत के लिए इज्जत कमा रहे हैं। हाँ प्रभुदयाल जी, देखा जाए तो 1/4 से ज्यादा वहां पे जनसंख्या, उनकी जनसंख्या में भारतीय ही है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश ने भी बताया कि एक संकेत जरूर है कि स्ट्रैटेजिक रिलेशंस की ओर हम आगे बढ़ें, लेकिन इसके मद्देनजर अगर हम भारत और कतर के बीच के संबंधों को देखते हैं तो कूटनीतिक तौर पर किन मायनों में ये स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप महत्व रखती है? क्योंकि जिन जिन देशों के साथ भारत के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, उन सब के साथ बहुत गति मिलती है तमाम अन्य बिंदुओं पर भी काम करने के लेकर। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है दो देशों के बीच के संबंधों को परिभाषित करते हुए? हमेशा ये जरूरी होता है कि कोई भी देश जो है वो एक दूसरे के साथ जब संबंध बना रहे हैं और नजदीकी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी जो आपस की राय ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर मिले तो अच्छा रहता है। अब कतर और भारत जो है उनके रिश्ते बड़े मजबूत इस बात से भी होते जा रहे हैं कि कई वैश्विक मामलों पर हमारी राय मिलती है, चाहे वो इस बात पे हो कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में शांति कायम करना बहुत जरूरी है। हम भी ये बात कहते आ रहे हैं, कतर भी कहता आ रहा है और हर तरह से कोशिश कर रहा है कि वहां पीस कायम की जाए। फिर हम दोनों देशों का ये मानना है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं ग्लोबली। देखिए, हमने तो कोशिश की है कि गल्फ कंट्रीज के थ्रू हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएं और इस तरह से जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं हमारे देश के और दोनों देशों के, जो कतर के और भारत के, और साथ साथ जो उस रीजन की कंट्रीज हैं उनसे लिंक होते हुए पूरी मिडिल ईस्ट की उन्नति हो, सबका फायदा हो। तो दोनों देश इस बात को दर्शाते रहे हैं कि हमारे जो पारस्परिक संबंध हैं वो इस बात में भी निर्धारित हैं कि हम न सिर्फ अपना ही फायदा चाहते हैं बल्कि दूसरे देशों के फायदे के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अखिलेश, ऐसे में जब हम ये जानते हैं कि जब बिजनेस फोरम की बैठक हुई है तो उसमें वाणिज्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि एआई की बात करें, नई तकनीक की बात करें, यानी नए क्षेत्रों में अब दोनों देशों के बीच में जुड़ाव और देखने को मिल सकता है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जब एमओयू साइन होंगे तब इसकी झलक भी उसमें नजर आएगी। ममता, एक कतर या गल्फ के अन्य देशों की स्थिति ये है कि वे मान ये रहे थे कि गैस और तेल का जो भंडार है उनके पास वो हमेशा के लिए काम नहीं देगा। वे अब इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि उन्हें नए क्षेत्रों में भी प्रवेश करना पड़ेगा। तो अगर तेल और गैस के भंडार जिस दिन चुक जाएंगे उस दिन क्या करेंगे? तो निश्चित तौर पे उस दिन करने के लिए भारत और कतर और भारत और गल्फ के अन्य देशों के बीच भी खास करके नवीकरणीय ऊर्जा पे काफ़ी काम हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन ऊर्जा पे भी काफ़ी काम हो रहा है। दूसरा जो एआई है या इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें भारत का जो एक स्किल्ड वर्कफोर्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश में भी भारत के जो आईटी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने किस तरीके से अमेरिका के में इस
क्षेत्र में योगदान किया है। और वैसे में कतर की भी एक इच्छा है कि भारत के जो इस विकास, आईटी के क्षेत्र में इस विकास में शामिल हो, सहयात्री बने, और इससे कतर को एक लाभ होगा, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो निकलना चाहते हैं उस इकोनॉमी से, वो जो बंद पड़ी है गैस और तेल पर पूरी इकोनॉमी। और आगे आने वाले दिनों में उन्हें शिक्षा में भी भारत का सहयोग लेने की इच्छा है। उनके अंदर भारत की कई यूनिवर्सिटियां खुली हैं गल्फ के कई देशों में, और कतर भी इच्छुक है कि भारत का इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो विकास हुआ है वो निश्चित तौर पे उसका लाभ उठाएं। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है ममता, कि भारत से जो सहयोग होता है वो सहयोग उस मामले में, खर्च के मामले में भी जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, उससे काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए कतर हो या गल्फ के अन्य देश हो, काफ़ी आसान शर्तों पे भारत के साथ इस क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो एआई का मामला हो, आईटी क्षेत्र का मामला हो, रिन्यूएबल एनर्जी का मामला हो। और जैसा कि आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो बात की है वो उस पर काम तेजी से चल रहा है। उसके अलावा जो वन सन वन ग्रिड पे उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया का जो सोलर कैपेसिटी है उसको एक ग्रिड में बनाएं। तो उसमें गल्फ के क्षेत्र के देश जो हैं वो भारत है, दोनों मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह एक बहुत मल्टी डायमेंशनल, जिसको कहते हैं कि बहुआयामी संबंध है, बहुआयामी संबंध भारत और कतर या भारत और गल्फ के अन्य देशों के साथ विकसित हो रहा है। और निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जो वार्ता हो रही है उसमें भी इस पे कई तरह के परिणाम सामने आ सकते हैं। जी ममता, बिल्कुल सही बात। नए क्षेत्रों में संभावनाएं अपार हैं, जिन्हें इस बार अमीर के इस दौरे में भी आगे और बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये सीधे दृश्य आपके लिए हैदराबाद हाउस से। where we shall witness some shining examples of India-Qatar bilateral cooperation. These are by the way of exchange of agreements. First, we shall witness the exchange of agreement on establishment of strategic partnership between the Government of Republic of India and the Government of State of Qatar. These will be exchanged on the Qatar side by His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Jabbar Al Thani, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs for the State of Qatar, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister. Thank you, Ministers. Next, we have the exchange of the revised agreement for avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income between the Government of Republic of India and the Government of State of Qatar. These will be exchanged again on the Qatari side by His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim bin Jabbar Al Thani, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs for the State of Qatar, and on the Indian side by Srimati Nirmala Sitharaman, Minister of Finance. Thank you, Excellencies. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. तो अब सीधा प्रसारण देख रहे थे हैदराबाद हाउस से, जहां कतर के अमीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 2 MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं, एक्सचेंज किया गया है 2 MOUs को, जिसमें से पहला है स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, यानी दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्तर तक जा रहे हैं संबंध, और वहीं दूसरा डबल टैक्सेशन से जुड़ा हुआ एक ऐसा समझौता जो डबल टैक्सेशन से जुड़े हुए जितने मसले हैं उनको हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हमारे साथ प्रभुदयाल जी बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। प्रभुदयाल जी, यहाँ पर ये जरूर समझना चाहेंगे कि जब हम ये स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो ऐसे में किस मायनों में ये अब दोनों देशों के संबंधों को और किस स्तर तक पहुंचाएगा? यानी अभी तक जिस तरीके से काम हो रहे थे, जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स थे, जो तंत्र बने हुए थे जिन पर काम हो रहा था,
अब प्रभुदयाल जी किस स्तर पर ये और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे जब ये स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट जुड़ जाएगा संबंधों के साथ? देखिए, जब ये स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट जुड़ जा रहा है तो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी भी भारत और कतर के बीच दोस्ती, विश्वास और आपसी सम्मान के गहरे संबंध हैं। लेकिन जब इसमें ग्लोबल स्ट्रेटजी के भी इश्यूज हो जाते हैं और इनमें भी हमें जो है हमारे विश्वासों में एकता हो जाती है, हम एक नजर से देखने लगते हैं, तब यकीनन ये जो रिश्ते हैं और करीब हो जाते हैं। देखिए, भारत और कतर के रणनीतिक रूप, इनके जो संबंध के जो रणनीतिक रूप हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि दुनिया इन्हें हल्के से नहीं ले सकेगी। ये एक तरह से घोषणा है कि हम रणनीतिक दूरदर्शिता और भू राजनीति को अपने ध्यान में रखते हुए आपसी संबंध आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रभुदयाल जी, आप जो तो डबल देखिए- टैक्सेशन पर भी एक समझौता हुआ है, जी। इसकी भी अहमियत क्या है? क्योंकि आप मध्य एशिया में काफी समय तक काम भी किया है आपने, आपके अनुभव के आधार पर ये डबल टैक्सेशन का जो समझौता है, ये किन मायनों में महत्वपूर्ण है? देखिए, जब इतने भारतीय नागरिक कतर में रह रहे हैं, भारतीय कंपनी वहां पर इतनी एक्टिव है और हम चाहते हैं कि कतरी कंपनीज भी भारत में एक्टिव हो, वहां से इन्वेस्टमेंट आए, तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी तो बहुत जरूरी हो जाती है। नहीं तो जो लोग हैं उन पे और कंपनियों पे ये एक तरह का गलत डिसीजन हो जाता है कि उनको वहां भी टैक्स किया जाए, यहाँ भी टैक्स किया जाए। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी अगर निगोशिएट करके हम साइन कर लेते हैं तो इससे जो इंडिविजुअल रिलेशंस और व्यापारिक रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस, इन सब में बहुत प्रगति होती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अखिलेश, जबकि जिस तरीके से इस मुद्दे को सामने रखा गया है, ये कह सकते हैं कि ये एक मंशा तो दिखाता है कि भारत और कतर अब और रफ्तार देना चाहते हैं संबंधों को, और ज्यादा आयाम पर भी काम करने को तैयार है, प्रतिबद्ध है। निश्चित तौर पे देखिए ममता, जैसा कि बता रहा हूं मैं कि 14 अरब डॉलर का व्यापार है भारत और कतर के बीच में और यह लगातार तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर व्यापार सिर्फ व्यापार के आधार पे होता है तो उसमें कई तरह की ऐसी बातें हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं, और उन फैक्टर पे बात आप तभी कर पाते हैं जब आप रणनीतिक रूप से सोचते हैं। भारत और कतर मिलकर अगर रणनीतिक रूप से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें व्यापार को बढ़ाने पर भी बात होगी और व्यापार के क्षेत्र में आने वाले अड़चनों पर भी बात होगी। यहाँ पे आप अखिलेश रोकना चाहेंगे, एक बार हम दर्शकों को यहाँ बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यही है कि भारत और कतर के बीच 2 समझौते हो गए हैं। रणनीतिक साझेदारी पर भी समझौता हुआ है और दोनों देशों के बीच डबल टैक्सेशन पर भी समझौता हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो भारत कतर संबंधों को परिभाषित करती है वो यही कि रणनीतिक साझेदारी पर समझौता हो गया है, यानी दोनों देशों के संबंध अब एक नए स्तर को छूते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोनों देशों के बीच डबल टैक्सेशन पर भी समझौता हुआ है, जिससे वहां जो 8 लाख से अधिक भारतीय काम कर रहे हैं और जो हमारी 20,000 से अधिक कंपनियां के लोग वहां काम करते हैं, कंपनियां काम करती हैं, उन सबको अब ये टैक्सेशन के मसले पर काफ़ी राहत होगी, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु था जिसकी मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी, जिससे वहां रह रहे भारतीयों के साथ साथ वहां काम कर रही भारतीय कंपनियों को भी लाभ होगा, फायदा होगा। ये कहा जा सकता है कि भारत और कतर के अमीर और भारत के प्रधानमंत्री के बीच जो हैदराबाद हाउस में बैठक हुई है, उस बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता हुई है, उसके आधार पर ये 2 बड़े बिंदु निकलकर सामने आए हैं, जिसका मतलब ये भी है कि जो इतने ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंध 1970 के दशक से ही दोनों देशों के बीच रहे हैं, उन्हीं को अब इन 2 बिंदुओं के आधार पर और आगे बढ़ाने को सहमत दिख रहे हैं दोनों देश। और ये प्रतिबद्धता दोनों देशों की ओर से आज के वैश्विक दौर में और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त भारत कतर संबंधों को परिभाषित करती हुई। वक्त इतना ही है, लेकिन अखिलेश और प्रभुदयाल जी, आप दोनों का धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे दिन की और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में बात दिल्ली की, जहां ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बार फिर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है। और इस बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के तहत दिल्ली सरकार और MCD ने मैदान को सजाने का काम शुरू कर दिया है। यहां 20 फरवरी को होगा भाजपा की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें नवनियुक्त मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत कई नेता रामलीला मैदान पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए रामलीला मैदान की ओर जाने वाले सभी रास्ते 19 फरवरी की रात से ही बंद हो जाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 50 से अधिक हाई सिक्योरिटी वाले नेता भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सभी केंद्रीय मंत्रियों, NDA नेताओं को भी समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। रामलीला मैदान के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले भव्य गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशहूर गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति भी होगी। समारोह में फिल्मी सितारे अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर सहित 50 से अधिक फिल्मी सितारे मौजूद रहेंगे। रामलीला मैदान में प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 1 दर्जन उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। लाडली बहनों और किसानों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा रहा है और कुल मिलाकर लगभग 30,000 अतिथियों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को 1 दशक के बाद सत्ता से बाहर किया है। परिणाम आने के बाद से ही दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। और एक तरफ दिल्ली में नई सरकार बनने की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री और आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया पर बीजेपी विधायक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया ने विधायक ऑफिस से सारा सामान गायब कर दिया है। ये पूरा मामला पटपड़गंज इलाके का है, जहां से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर विधायक ऑफिस से सरकारी सामान गायब करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दफ्तर से एयर कंडीशनर्स, टीवी, टेबल, कुर्सी, पंखा समेत सारा सामान चोरी कर लिया गया है। बीजेपी नेता रविंद्र सिंह नेगी ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि वो कार्यालय अब उन्हें मिल गया है जो पहले मनीष सिसोदिया का था। और इसी वीडियो में रविंद्र नेगी ने पूरा कार्यालय दिखाया। उन्होंने मामले में मनीष सिसोदिया को एक लीगल नोटिस भेजने की भी बात कही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से इस बार बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी को जीत मिली है। उन्होंने आप नेता अवध ओझा को हराया। पहले इस सीट से मनीष सिसोदिया ही विधायक थे।
तो मनीष सिसोदिया एक बार पुनः सवालों के घेरे में। भाजपा के विधायक रविंद्र नेगी की ओर से बड़ा आरोप। और एक तरफ दिल्ली में नई सरकार बनने की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री और आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया पर बीजेपी विधायक ने कई गंभीर आरोप लगाए, जो हमने आपको दिखाए हैं कि कैसे बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने विधायक ऑफिस का सारा सामान गायब कर दिया है। ये पूरा मामला पटपड़गंज इलाके का है। यहां से ही बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी इस बार जीते हैं। उन्होंने अवध ओझा को हराया है, लेकिन ये विधायक ऑफिस मनीष सिसोदिया यहां से काम करते थे और उन्होंने मनीष सिसोदिया पर यह आरोप लगाया है। और इन आरोपों पर रविंद्र नेगी से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। पटपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं रविंद्र सिंह नेगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो ताज़ा आरोप जो आपने लगाया है, पहले इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये माननीय डिप्टी सीएम पूर्व विधायक सिसोदिया जी का कार्यालय है, यहाँ पे था, मतलब है अभी, तो वो पीडब्ल्यूडी द्वारा दिया गया हुआ था। उसमें जो सामान थे जो जनता के उपयोग के लिए थे, जैसे कंप्यूटर थे, उसमें जनता के बैठने की कुर्सियाँ थी, सोफा थी, LED टीवी थे, AC थे, वो सारा सामान किसी न किसी डिपार्टमेंट से दिया हुआ था। इनका एक GAT डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से दिया हुआ था, कुछ और कहीं से दिया था। तो वो सामान इन्होंने जैसी विधायक मैं जीता तो उससे पहले ही वो सामान सारा चोरी करके ये लोग ले गए। सरकारी संपत्ति है, सरकार ने तुम्हें दी हुई है, तुम्हारा क्या हक बनता है इसको? आप पिछले दरवाजे से चोर के ले गए उसको, और आप बाकायदा उसकी लिस्टें बनी हुई है। तो मैंने यही कहा कि आज लोगों से, मैंने उनके नेताओं से पूछा, मैंने सरकारी संपत्ति को चोरी का अधिकार किसने दिया तुम्हें? टोटी चोर तो हमने देखे वहाँ यूपी में, टोटी चोर की तर्ज में पंखा चोर, लाइट चोर, AC चोर, और कुर्सी चोर, एडजस्ट फैन चोर, इतने सारे सामान चोर के ले गए। शीश महल जिन्होंने बनाया वही लोग हैं ये, जो हम शीश महल की बात करते थे, ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है छोटी छोटी चीज़ में। शीश महल में आप सोचो, जो लोग छोटी चीज़ें नहीं छोड़ रहे, तो शीश महल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया होगा। तो इस बार तो वहाँ से ओझा जी चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने मनीष सिसोदिया पर आरोप क्यों लगाया? भाई डिप्टी कार्यालय तो उनका था ना, ओझा जी तो जीते ही नहीं बेचारे। ओझा जी तो कैंडिडेट थे, पर कार्यालय तो डिप्टी सीएम का था 12 साल, तो आरोप तो उन्हीं पर लगेगा। ओझा जी पर आरोप क्यों लगेगा? वो तो बेचारे चुनाव लड़े, हार गए और चले गए। पर मेन कार्यालय तो सिसोदिया जी का था। हैंड ओवर जो हमने लिए, इनके अधिकारियों से लिए हैंड ओवर। और एक जो प्रमुख सवाल है, आपने कार्रवाई की बात करी है, नोटिस भेजने की बात कही है, तो क्या आपने कहा है? मैंने कहा कि जो विभिन्न डिपार्टमेंट है, जो GAT डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से सामान गया हुआ है, तो मैंने कहा कि कम से कम संबंधित डिपार्टमेंट को नोटिस जाए और उनसे पूछा जाए कि सामान कहाँ है, और संबंधित डिपार्टमेंट सिसोदिया। तो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से ही रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ रामलीला मैदान से शैलेंद्र मिश्र जुड़े हैं, यमुना घाट से गिरीश निशाना जुड़े हैं, क्योंकि यमुना घाट की सफाई पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। और रविंद्र नेगी पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनसे जिनने बात की, हमारे संवाददाता धीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले कल तैयारियों की बात करते हैं। 20 को शपथ ग्रहण होगा। 27 साल के बाद भाजपा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। क्या बड़ा संदेश देना चाहती है भाजपा? क्योंकि जिस तरीके के आयोजन की तैयारियां दिख रही हैं, वो लग रहा है कि बहुत भव्य रहेगा ये शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है रामलीला मैदान पर, जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं। NDA शासित राज्यों के जो सभी मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, तो निश्चित तौर पर संदेश बहुत स्पष्ट है, भव्य समारोह होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद रहेंगे ही, और दिल्ली के जनता के जो तमाम देखें जो यहाँ पर संगठन है, उनकी तरफ से अनुरोध किया गया है मौजूद रहने के लिए। जो बीजेपी के महासचिव हैं तरुण चुग, जो इस शपथ ग्रहण समारोह की देखरेख तैयारियां का जिम्मा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने बताया है कि तमाम संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये पूरे भव्य एक शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारी है वो 20 तारीख को दोपहर बाद हो रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक संदेश जाएगा, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है, तो शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य होने वाला है, जिसमें NDA एक एकजुटता का संदेश भी देगी, जब NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और दिल्ली के तमाम संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, देश भर के प्रमुख साधु संत होंगे, तमाम फिल्मी कलाकार होंगे। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश होगी।
बिल्कुल। और शैलेंद्र, हमने देखा भी है कि किस तरीके से शपथ ग्रहण से पहले ही प्रशासन सक्रिय हो गया है। गिरीश, हमने यमुना घाट की बात करें तो यहाँ तो बात की बात आती है। हमने देखा कि जब नतीजे ही आ रहे थे दिल्ली के, जब काउंटिंग हो रही थी, उस वक्त भी जब ये तस्वीर स्पष्ट हो गई कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, प्रशासन सक्रिय हो गया था कि सारी सरकारी फाइल्स को सेव कर लिया जाए, सुरक्षित रख लिया जाए। एलजी के ऑफिस से निर्देश आ चुके थे। अब यमुना घाट का काम भी तेजी से बढ़ता दिख रहा है, जबकि अभी तो सरकार बनी भी नहीं है। किस तरीके की गतिविधियां आपको दिखती है यमुना घाट में सफाई को लेकर? देखिए ममता, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैसे ही भाजपा ने जीत दर्ज की है, अभी हालांकि सरकार नहीं बनी है, लेकिन अधिकारी भी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। और यमुना के अंदर आप देख सकते हैं कल से लगातार अलग अलग इलाकों के अंदर यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो गया है। अलग अलग मशीनें लगाई गई हैं। मेरे कैमरा सहयोगी राधे कृष्ण तिवारी से कहूँगा वे देर से दिखाएं। हालांकि इस समय पर जो कर्मचारी हैं, जो सफाई करने वाले हैं, वो लंच करने के लिए गए हैं, लेकिन लगातार यमुना नदी के अंदर ये मशीनें लगाई गई हैं। कई तरह की मशीनें हैं जो लगातार गाद निकालने का काम कर रही हैं, कचरा निकालने का काम कर रही हैं। यानी कि यमुना नदी को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने का जो कह सकते हैं काम है, वो शुरू हो गया है। और ये कहा जा सकता है ममता के अगले 3 सालों में ये दिल्ली के अंदर यमुना नदी की जो सूरत है बिल्कुल अलग दिखाई देगी। यानी कि जो बात की जा रही थी कि यमुना नदी में 2027 तक लोग डुबकी लगा सकेंगे, तो वाकई में वो कल्पनीय होगा और ये साकार रूप दिखाई दे रहा है। इस समय दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर यमुना नदी के अंदर लगातार मशीनें लगाई गई हैं, जो जहां पर काम लगातार किया जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली के दौरान कहा था, यमुना नदी को साफ करने का वादा किया था, तो लगता है वाकई जो वो वादा करते हैं वो पूरा भी करके दिखाते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं इस समय यमुना नदी के अंदर सफाई का काम जोरों से चल रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने चुनावों के दौरान कहा था कि यमुना को साबरमती रिवर फ्रंट जैसा बना देंगे, और जिस रफ्तार से काम शुरू हो गया है, उम्मीद जरूर करते हैं कि वो सपना भी हमारा पूरा होगा। इस वक्त रविंद्र नेगी का जो आरोप रहा है मनीष सिसोदिया पर, उस पर बात करने के लिए धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, जैसे हमने बात सुनी अभी रविंद्र नेगी ने जो कहा, लेकिन वो वीडियो वाकई अचरज में डाल देता है कि सरकारी दफ्तर का सरकारी सामान और इतने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा ये किया जाना वाकई दिल्ली वासियों को जरूर अचरज हो रहा होगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अभी मैं उस कार्यालय में खुद भ्रमण किया, वहाँ मैं खुद पहुँचा, और मैं भी जो रविंदर सिंह नेगी जो भारतीय जनता पार्टी के जो पटपड़गंज के जो विधायक हैं, उनसे ये जानने की कोशिश की। और उनसे जानने के बाद फिर मैंने उस कार्यालय को देखने की भी कोशिश की कि आखिर ये मामला क्या है और किस तरीके से। हमने वहाँ जाकर देखा कि आप डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के, और उसके बाद भी आप इस तरीके की हरकत करते हैं। बिल्कुल ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो आरोप है, ये आरोप सच में। हमने वहाँ देखा कि वहाँ के जो जितने भी कमरे थे, उस कमरे में जो एसी लगी हुई थी, आप देखेंगे कि सारे के सारे एसी वहाँ से उठा ली गई है। इसके अलावा वहाँ पे एक एलईडी जो 120 इंच का एलईडी लगा हुआ था, उस एलईडी को वहाँ से हटाया गया है और वहाँ से उठा के ले गए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि वहाँ पे मुझे स्थानीय लोगों ने बताया था कि यहाँ मंगलवार के दिन, हर मंगलवार को 5:30 बजे हनुमान जी की आरती हुआ करती थी, और उसके लिए लगभग 250-300 के करीब में वहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई थी। उन कुर्सियों को उठा के ले गए। रविंदर रैना ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि आप अरविंद केजरीवाल, इनको मनीष सिसोदिया को ये बताना होगा कि इस आपने जो सरकारी सामान है, जिसका कि लिस्ट उसी ऑफिस में रखा हुआ है कि कौन कौन सी सामान है यहाँ पे लगाई गई है, क्योंकि जबकि सरकारी कर्मचारी की तरफ से या सरकारी दफ्तर से किसी सामान कोई किसी कार्यालय में लगता है तो उसका एक बाकायदा लिस्ट होता है, और उसका एक बाकायदा और उसमें लिखा होता है कि इस कार्यालय में कितने एसी लगे हुए हैं, कितने, और इसके अलावा कितने बाकी सामान रखे हुए हैं, कितनी कुर्सियां रखी गई है। सामान की लिस्ट भी बनती है और साथ ही सामान का ऑडिट भी वक्त वक्त पे किया जाता है, क्योंकि सरकारी संपत्ति को कोई भी बिना कागज पत्र के, काम के, डॉक्यूमेंट वर्क के, बिना परमिशन के बाहर नहीं ले जा सकता। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, इन सब राजनीतिक आरोपों के बीच 3 संकल्प पत्र चुनावों के दौरान बीजेपी ने जारी किए थे, और बीजेपी जो कहती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कहना होगा कि शुरुआती महीनों में शपथ ग्रहण के बाद तेज रफ्तार से काम जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि उन बीजेपी पर भी एक चुनौती रहेगी कि जो हमने कहा वो हम कर दिखाएं दिल्ली को लेकर। देखिए ममता, बीजेपी एक सरकारों की एक कार्यशैली रही है
पहली ही कैबिनेट में हम देखते हैं कि बड़े ऐलान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखें जब सरकार बनी थी तब पहली कैबिनेट में संकल्प पत्र पूरा करने के बड़े ऐलान किए गए। केंद्र में आप देखें किस तरह से किसानों की जो सबसे पहला जो काम सरकार बनने के बाद किया गया वो किसानों को किस्त जारी करने का ऐलान किया गया। तो निश्चित तौर पर पहली कैबिनेट का इंतजार होगा, चूँकि कहा जा रहा है कि जांच भी बिठाई जाएगी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, तो वो उस पर भी नज़र होगी। लेकिन जो 3-4 प्रमुख वादे हैं उसमें हम जानते हैं कि यमुना सफाई, जिस पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, इसके साथ ही साथ कल्याणकारी योजनाओं पर आगे बढ़ना और साथ ही साथ दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाना, उसके लिए जो कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। क्योंकि केंद्र सरकार के जो तमाम काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के वो दिल्ली में दिखाई दे रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार के काम एक तरह से ठप पड़े हुए थे। तो अब डबल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर उस काम में गति होगी और विश्व स्तरीय राजधानी की जो जरूरत महसूस की जाती है बिल्कुल, उस सुविधा पर आगे बढ़ा जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, चुनौती निश्चित तौर पर है, क्योंकि 10 साल का बैकलॉग है, उसे पूरा करना होगा। बिल्कुल, तो इन चुनावी वादों को भी पूरा करने की चुनौती बीजेपी के पास है। तो जनता के में भी उम्मीद की इस आस से देख रही है बीजेपी की ओर की इन वादों को पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों संवाददाताओं का हमारे साथ मिड डे प्राइम में जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आज से विधानमंडल का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताकर शुरू किया। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण वे अपना पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाई। अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद जब कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में सभी सदस्यों से जनहित के मुद्दे उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भी सत्र चलाने में अहम भूमिका होती है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। सदन 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के लिए प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। और इस वक्त सीधे लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर ये उम्मीद जताई कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी, सुचारू रूप से चलेगा सदन, लेकिन कह सकते हैं कि विपक्ष ने पहले ही दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण को ही बाधित करके मर्यादा को ही तार तार कर दिया। जी बिल्कुल, आज ये बजट सत्र का आज पहला दिन था। राज्यपाल का अभिभाषण था और अभिभाषण के दौरान जिस तरीके का रवैया विपक्ष की तरफ से आया है वो बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी कि कहीं न कहीं जो उपचुनाव में मिली हार है उसकी खींच और उसकी बात दिखाने के लिए कहीं न कहीं विपक्ष प्रयास करेगा सदन की कार्रवाई में, और वो आज दिखा। हालांकि उसके बाद 12:30 बजे से जब कार्रवाई शुरू हुई तो मुख्यमंत्री ने भी बोले और उसके बाद तमाम सारी विधिक कार्रवाई हुई। और उम्मीद है चूँकि इस बार का ये बजट सत्र काफ़ी लंबा चलने वाला है, ये आज से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगा, तो तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पे अभी चर्चा होनी है। बजट आने वाला है परसों, यानी 20 तारीख को उत्तर प्रदेश का बजट आएगा, जिसमें माना यह जा रहा है कि जो सीएम योगी ने लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उस लक्ष्य को पूर्ति के हेतु उसमें दिखाई पड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में विकास के जो नित्य नए आयाम हैं उनमें किन किन मदों पर किस तरीके से सरकार देगी, तो वो भी इंतजार है। इस बजट सत्र में खास रहेगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी और तमाम सारे विधायी कार्य होंगे और कई सारे बिल्स भी आएंगे। तो निश्चित रूप से बड़े सत्र में अहम है जनता से जुड़े मुद्दे उठे, ये बहुत जरूरी है। जी, सत्र से पहले सरकार की तरफ से तो एजेंडा स्पष्ट है, यानी प्रदेश का विकास, लेकिन जिस तरीके की आक्रामक बयानबाजी विपक्ष की ओर से, खासतौर पर सपा की ओर से आती रही है, उसको देखकर तेवर कितने कड़े लगते हैं विपक्ष के। यानी यहाँ मैं ये समझना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं
जिन्हें विपक्ष उठा रहा है और बाधित करने का प्रयास कर रहा है कार्यवाही को। विपक्ष की ओर से सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है वो खासतौर से कुंभ को लेकर सरकार की तरफ से इस बार कहा भी गया था और तमाम सारे मंत्री हों या सीएम योगी भी हों, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि कुंभ को लेकर जो भ्रम की स्थिति फैलाई गई उस मुद्दे को लेकर भी या मौनी अमावस्या में जो व्यवस्था थी उस मुद्दे को लेकर भी विपक्षी दल सरकार से सवाल उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका से जो वापसी का मुद्दा है उस मुद्दे पर लेकर हो या खास तौर से जो महंगाई का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, विपक्ष की तरफ से इन मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास है पूरा। लेकिन सरकार हर मुद्दे पर सरकार को जवाब देने के सरकार तैयार है और विपक्ष सरकार की तरफ से कहा भी गया है चूँकि होली आने वाली है तो विपक्ष की तरफ से भी अगर प्रश्नों की बौछार हो, हंगामा ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकार हर मुद्दे पर सदन पर चर्चा करने के लिए तैयार है और उसके लिए पर्याप्त जवाब देगी। लेकिन अगर बात सदन पर उठाई जाए, हंगामा ना हो, जनहित के जो भी मुद्दे हों उन पर व्यापक चर्चा हो, क्योंकि विधानसभा की जो कार्रवाई होती है विधानमंडल की, दोनों ही सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहाँ पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता की समस्याएं उठाई जाती हैं, जो नीतियाँ होती हैं उस पर अगर प्रश्न कोई उठाए जाते हैं, कोई आलोचना जो की जाती है सकारात्मक रूप से, वो होनी चाहिए। क्योंकि जनता के जो कार्य हैं वो बेहतर गति से चालू हो सके, जो कुछ नीतियों का क्रियान्वयन होता है। जी, यही कहा जा सकता है कि विपक्ष के पास भी एक मौका है सरकार को सवालों के साथ घेरने का, ताकि सरकार भी जवाब दे सके। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आज जब बाधा के बाद कार्रवाई चली तो ये आने वाले दिनों में भी कार्रवाई दिखेगी। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, लखनऊ से। अगली खबर का रुख करते हैं। बोडोलैंड में दशकों के संघर्ष के बाद शांति और विकास का सफर लगातार जारी है। केंद्र सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। बोडो समझौते के परिणाम स्वरूप अकेले असम में 10,000 से अधिक युवाओं ने हथियार छोड़े हैं। केंद्र सरकार ने बोडोलैंड के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने एक विशेष विकास पैकेज दिया, जिसके तहत बोडोलैंड में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से अधिक पूर्व कैडरों का पुनर्वास। कई युवाओं को असम पुलिस में नौकरी दी गई। असम सरकार ने बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी। इसके अलावा असम सरकार बोडोलैंड के विकास के लिए हर साल 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और अवसरों की उपलब्धता के लिए सीड मिशन शुरू किया गया। कोकराझार में 2 बार ड्यूरंट कप का भी आयोजन किया गया, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं शांति समझौते के बाद पिछले 3 वर्षों से कोकराझार में बोडोलैंड साहित्य महोत्सव का लगातार आयोजन हो रहा है। असम में गुवाहाटी एम्स, कोकराझार, नलबाड़ी, नागांव मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य बोडो लोगों को एकीकृत करना है। और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रमुख प्रमोद बोरो ने कहा है कि इतिहास में पहली बार कोकराझार में परिषद विधानसभा में एक दिन के लिए आयोजित की जा रही है, जिसके लिए मैं असम के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। ये कदम असम की अखंडता को मजबूत करने में सफल होगा। ये विधानसभा सत्र इस बात का बड़ा संकेत है कि बोडोलैंड में पूरी तरह से शांति है। बोडोलैंड विकास की राह पर चल पड़ा है। यहाँ हो रही विधानसभा इसका एक बड़ा उदाहरण है। और इस वक्त हमारी संवाददाता सुबीना सीधा डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुबीना, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहली तस्वीर क्या थी और अब विकास की तस्वीर क्या नजर आती है आपको बोडोलैंड में? जी बिल्कुल ममता, कल जो एक माइलस्टोन क्रिएट किया असम की हिस्ट्री में, क्योंकि पहली बार जो है असम का असेंबली जो है दिसपुर से बाहर सबसे पहले हुआ।
जो कि फर्स्ट सत्र था बजट सेशन का, पहला जो दिन था, सारे एमएलएज जो है असम असेंबली के सब लोग गए थे बोडोलैंड बीटीसी में, और वहां पे जो है पहला जो बजट सेशन वहां पे कमेंस हुआ। तो वो भी हिस्टोरिक है कि एक एकता पूर्ण असम के लिए, क्योंकि असम जैसे कि आप जानते हैं कि ये ना तो केवल बहुत सुंदर एक जगह है, बट यहाँ पे जो है बहुत एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, और मतलब कि 1980 से पहले जो था काफी शांति था, लेकिन पिछले 1-2 दशक से जो है काफी इंसर्जेंसी एजिटेशन लोगों में बढ़ गया था, जिसकी वजह से काफी वायलेंस हमें देखने को मिला। बट उसके बाद 1993 में जो है पहला बोडो अकॉर्ड आया, जिसके तहत बीटीसी का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो है सेकंड 2003 में आया, जिसके तहत ऑरिक काउंसिल का गठन हुआ। लेकिन जो लैंडमार्क जो बोडो अकॉर्ड था वो 2020 में था, जहाँ पे कि काफी सारे बोडो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके एक मतलब एक प्रॉपर बीटीसी का फॉर्मेशन हुआ, और ये जिसका जो आउटकम था, एक सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन था, वो कल आपको देखने को मिला कि जो पहला बजट सेशन हुआ कल असम असेंबली में। ममता, बिल्कुल, तो विधानसभा सत्र का यहाँ आयोजन किया जाना एक बड़ा संकेत है। सुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाहिर है कि बोडोलैंड क्षेत्र में सुरक्षा और विकास चल रहे हैं साथ साथ, ये एक बड़ा संदेश इस सत्र के आयोजन से मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में योजना शुरू की थी, और ये योजना फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ये सुरक्षा न केवल किसानों की आय को स्थिर बनाती है, बल्कि उन्हें नई पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आधारित है। यही कारण है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज किया गया था। आज इस बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना का मकसद ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, बीमारी और कीटों के हमले आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये सुरक्षा न केवल किसानों की आय को स्थिर बनाती है, बल्कि उन्हें नई पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उपग्रह इमेजरी, ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन और रिमोट सेंसिंग सहित बेहतर तकनीक के उपयोग की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा ये योजना फसल काटने के प्रयोगों की योजना, उपज अनुमान, हानि मूल्यांकन, रोके गए बुआई क्षेत्रों के आकलन और जिलों के समूहीकरण के लिए रिमोट सेंसिंग और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी बढ़ावा देता है। इससे नुकसान के आकलन और दावों के समय पर भुगतान में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता संभव हो पाती है। ये योजना पहले ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने इसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया है। योजना से होने वाले मुख्य लाभों में किफायती प्रीमियम, व्यापक कवरेज, समय पर मुआवजा, प्रौद्योगिकी संचालित कार्यान्वयन, जोखिम कवर, फसल के बाद के नुकसान, स्थानीयकृत आपदाएं शामिल है। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 69,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी थी। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई। ये बैठक नॉर्थ ब्लॉक में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए ही आयोजित की गई। बैठक में 3 नए आपराधिक कानूनों में उल्लेखित पुलिस,
जेल, अदालत, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023, इन कानूनों ने भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में नए कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ। इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज FIRs में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी पर रोक सिर्फ इसी शर्त पर दी गई है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। जब भी पुलिस बुलाएगी, पूछताछ में शामिल होना अनिवार्य होगा। वहीं पूछताछ के दौरान वकील को थाने के अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी और पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में ही जमा करना होगा। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि बिना कोर्ट की इजाजत के रणवीर देश छोड़कर नहीं जा सकते। इसके साथ ही रणवीर और उसके साथी इंडिया गॉट टैलेंट शो नहीं करेंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे और यहां उन्होंने एक कॉन्टेस्टेंट से विवादित सवाल पूछा, जिसके बाद न सिर्फ लोगों का गुस्सा फूटा बल्कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी रणवीर के कमेंट्स पर संज्ञान लिया और यूट्यूब को पत्र लिखा है। इसके साथ मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन दिन की सारी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें DD न्यूज़। नमस्कार।